अच्छी और सच्ची खबरों की शुरुआत आज एक अनोखी खबर से करेंगे। ये खबर आई है राजस्थान के झुंझुनू जिले से, जहां केंद्रीय विद्यालय में पढ़ने वाले 9वीं के छात्र प्रांजल ने हॉलिडे होमवर्क का विरोध करना शुरू कर दिया है। अब विरोध जताने के लिए पहले तो प्रांजल ने जिले के डीएम, एसपी और केंद्रीय विद्यालय के प्रिंसिपल को चिट्ठी लिखी, लेकिन जब उसके पत्र का कोई जवाब वहां से नहीं मिला तो उसने कलेक्ट्रेट के सामने ही सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक धरना दे दिया। हॉलिडे होमवर्क का विरोध करने वाले इस बच्चे को उसके घर वालों का साथ भी मिल रहा है। हॉलिडे होमवर्क का विरोध करने के पीछे प्रांजल और उसके घर वालों की क्या दलीलें हैं, देखिए जरा। मई की चिलचिलाती गर्मी में इस बच्चे ने अपने घर के बजाय कलेक्ट्रेट के सामने टेबल कुर्सी डालकर हॉलिडे होमवर्क करने का फैसला किया है। बच्चे का यह फैसला काफी अजीबोगरीब है, लेकिन ये सच है। तस्वीरें राजस्थान के झुंझुनू जिले की हैं, जहां केंद्रीय विद्यालय में पढ़ने वाले 9वीं के इस छात्र ने हॉलिडे होमवर्क के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और विरोध जताने के लिए उसने कलेक्ट्रेट के सामने ही अपना तंबू गाड़ लिया। सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक धरने पर बैठने वाले इस छात्र ने बाकायदा एक पोस्टर छपवाया, जिसमें उसने हॉलिडे होमवर्क को संविधान विरोधी बताया। धरने पर बैठने वाले इस छात्र का नाम प्रांजल है, जिसने धरने पर बैठे बैठे अपना होमवर्क भी कर लिया। मेरा विरोध हॉलिडे होमवर्क को लेकर है। जैसे ही गर्मियों की छुट्टियां शुरू होती हैं, हमें सब बच्चों की अपनी अपनी अभिरुचियां होती हैं, जैसे कि कुछ नया सीखना, चित्रकारी करना या उनकी जो समय बिताना। मेरी भी अपनी अभिरुचियां थी, जैसे कि शतरंज सीखना, चित्रकारी करना, किताबें पढ़ना। लेकिन जैसे हॉलिडे शुरू होते हैं, हमें खूब सारा हॉलिडे होमवर्क दे दिया जाता है, जिससे कि हम पूरी छुट्टियों में अपनी अभिरुचियों पर ध्यान ही नहीं दे पाते। हम पूरा समय हमें हॉलिडे होमवर्क करते रहते हैं और 5 विषयों में मुझे इतना होमवर्क दिया गया है कि 5 दिन में एक विषय को होमवर्क करने 5 दिन लग जाएंगे। फिर 25 दिन हमारे छुट्टी में ऐसे लग जाएंगे और जो अन्य अतिरिक्त फाइल, प्रोजेक्ट्स आदि दिए गए हैं, उनको करने में छुट्टियां ऐसे ही निकल जाएंगी। हालांकि धरना देने से पहले प्रांजल अपनी मांग को लेकर शिक्षा मंत्री से लेकर जिले के डीएम, एसपी और केंद्रीय विद्यालय के प्रिंसिपल तक को पत्र लिख चुके हैं। लेकिन जब उनकी मांग पर कोई सुनवाई नहीं हुई तो उन्होंने विरोध जताने का यह अनोखा तरीका अपनाया, जिसमें प्रांजल को उनके घर वालों का भी साथ मिला। होमवर्क के जो विरोध में ये प्रदर्शन है, उसके बिल्कुल साथ हूँ। बच्चे ने बहुत ही 1 साल तक लिखित में सभी जगह जहाँ सक्षम स्तर है, नीति निर्माण होता है, वहाँ पे सभी सक्षम स्तर पे लिखा, चाहे वे एनसीईआरटी के आयुक्त महोदय हो, समस्त जिला कलेक्टर राजस्थान के जो अपने अपने केंद्रीय विद्यालय संगठन के अध्यक्ष हैं, उन सभी को लिखा। और हमने कई रिमाइंडर्स भी दिए, मुख्यमंत्री महोदय को लिखा, हमने मुख्य न्यायाधीश महोदय को लिखा, राष्ट्रपति महोदय और प्रधानमंत्री महोदय, शिक्षा मंत्री, हमने कई बार इनको चिट्ठियां लिखी और ये जानकारी दी कि हॉलिडे होमवर्क बच्चों के लिए बहुत ही तकलीफदेह है, ये बचपन पे कलंक है। बच्चों के लिए अवकाश उतना ही जरूरी है जितना बड़ों के लिए। प्रांजल का कहना है कि वो हर रविवार को सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक कलेक्ट्रेट के सामने धरने पर बैठेंगे और गर्मियों की छुट्टियों में हॉलिडे होमवर्क वहीं बैठकर पूरा करेंगे। हॉलिडे होमवर्क का विरोध करने के पीछे प्रांजल और उनकी मां की क्या दलील है, वो भी सुनिए। हम आम दिनों में तो पढ़ते ही हैं, हम होमवर्क भी करते हैं, पढ़ते भी हैं। अब लेकिन छुट्टियों में भी ये सब करते हैं, तो हमारे पास दिन के साल के 365 दिनों में कोई अवकाश ही नहीं है। हॉलिडे होमवर्क एक कुप्रथा है, ये बचपन पे कलंक है। स्वस्थ जीवन के लिए, फिर चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, सामाजिक हो, अवकाश बहुत जरूरी होता है और बच्चों के लिए ज्यादा जरूरी होता है अवकाश, क्योंकि इससे बच्चे ताकि बच्चे खेल कूद सकें और अपने अभिरुचियों में भाग ले सकें। अवकाश से यह सोचना कि गुणवत्ता खराब होगी या उनका जो याद करने का तरीका है वह कम होगा, ये बिल्कुल एक गलत मनोविज्ञान है। जिस तरह से पहले ये कुप्रथा थी कि बच्चों को मारो पीटो और वो ज्यादा अच्छे बन जाएंगे, उसी प्रकार बिना किसी अवकाश के बच्चों से स्कूल में आने के बाद में भी होमवर्क में रखना और जो उसकी छुट्टियां होती है उसमें भी होमवर्क के लिए रखना, ये बहुत ही त्रासदीपूर्ण है। नई शिक्षा नीति के तहत सरकार ने पहले ही बस्ते के बोझ और होमवर्क को लेकर नियम तय किए हैं, लेकिन अब झुंझुनू के इस मामले ने गर्मियों की छुट्टियों में छात्रों को मिलने वाले हॉलिडे होमवर्क को लेकर बहस छेड़ दी है। झुंझुनू से नैना शेखावत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए जरा प्रांजल से ही जान लेते हैं कि उनके लिए आइडियल गर्मी की छुट्टियां क्या हैं। तो प्रांजल, क्या है आइडियल गर्मी की छुट्टियां, कैसे बतानी चाहिए? सबसे महत्वपूर्ण बात है, गर्मी छुट्टियों में हॉलिडे होमवर्क नहीं होना चाहिए। सबसे जरूरी ये चीज ये है। अच्छा, तो आप अपनी छुट्टियां स्पेंड कैसे करेंगे फिर? देखिए,
गर्मी छुट्टियों में क्या होता है कि बच्चों को समय मिलता है और उस समय में अपनी अभिरुचियों को दिखाना चाहते हैं। वो जैसे कि जो भी जिस बच्चे को किसी भी चीज में, जैसे कि खेल है, चित्रकारी आदि में अपने अपने अभिरुचियां होती है, उन सबको उसमें बेहतर होना चाहते हैं, उसको निखारना चाहते हैं। जैसे कि मुझे शतरंज खेलना शौक है, आप मान लीजिए, अब मैं घर छोटे मोड़ से शतरंज सीखूंगा। मुझे चित्रकारी का शौक है, मैं और अच्छी चित्रकारी सीखूंगा। मुझे किताबें पढ़ने का शौक है, मैं अन्य किताबें पढ़ूंगा। इस तरह से मैं अपनी अभिरुचियों पे ध्यान दे पाऊंगा और इससे मेरा पढ़ाई में ध्यान भटकेगा नहीं, बल्कि एकाग्रता बढ़ेगी मेरी। वैसे तो ये सोच बहुत अच्छी है, लेकिन देखिए कि आप चाहते हैं कि पढ़ाई के अलावा को करिकुलर दूसरी एक्टिविटीज में भी बच्चों का ध्यान होना चाहिए, बच्चों की रुचि होनी चाहिए, यानी ओवरऑल डेवलपमेंट, जिसको लेकर हर माँ बाप भी चाहते हैं और आजकल के करिकुलम में भी ये सब है। लेकिन आप क्या बनना चाहते हैं बड़े होकर, ये बताइए। हाँ, मैं तो बड़ों के प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ। क्या बात है। चलिए, शुक्रिया आप प्रांजल हमसे बात करने के लिए। तो बच्चों पर पढ़ाई के बढ़ते बोझ को देखते हुए, वैसे आपको ये भी बताएं कि केंद्र सरकार ने कुछ साल पहले छात्रों के स्कूल बैग के वजन और होमवर्क को लेकर कुछ नियम तय किए थे और इन नियमों का पालन करने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कहा भी गया था। नियम कौन से हैं ये हम आपको बताते हैं। इन नियमों के तहत दूसरी कक्षा तक के स्टूडेंट्स को कोई होमवर्क नहीं दिया जाएगा। वहीं तीसरी से 5वीं कक्षा तक के स्टूडेंट्स को प्रत्येक सप्ताह, यानी कि हर सप्ताह ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे का होमवर्क दिया जाएगा, जो कि वो पूरा हफ्ते में कंप्लीट करेंगे। जबकि छठी से लेकर 8वीं कक्षा तक के स्टूडेंट्स को एक हफ्ते में 5 से 6 घंटे से ज्यादा का होमवर्क नहीं दिया जा सकता, यानी इन कक्षाओं के स्टूडेंट्स को रोजाना ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे का होमवर्क ही मिलना चाहिए। इसी के साथ सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी कक्षाओं के लिए भी अधिकतम होमवर्क की अवधि तय की गई है, जिसके तहत इन कक्षाओं के स्टूडेंट्स को भी सप्ताह में अधिकतम 10 से 12 घंटे ही होमवर्क दिया जाना चाहिए, यानी कि हर घंटे बच्चे सिर्फ 2 ही घंटे अपना होमवर्क करने के लिए बैठे और बाकी समय वो अपनी दूसरी एक्टिविटीज को भी कर सके। ये तो बात हुई अपने देश की। जबकि फिनलैंड, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में होमवर्क को लेकर बच्चों पर इतना बोझ नहीं है जितना कि भारत में है। अब मिसाल के तौर पर फिनलैंड की हम बात कर लेते हैं, क्योंकि फिनलैंड के एजुकेशन सिस्टम में छात्रों के लिए कई तरह की सहूलियतें दी जाती हैं, जो कि उनके लिए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग भी बनाती हैं। वहीं ना तो वहां पर बच्चों को होमवर्क की इतनी चिंता रहती है और ना ही इस बात की चिंता कि वो फेल हो जाएंगे। वहां पर ब्लू डेस्टिनेशन, यानी कि उन्हें पढ़ाई में सीखने के लिहाज से आंका नहीं जाता है, बल्कि उन्हें कंसेप्ट के हिसाब से आंका जाता है। बच्चे का असेसमेंट टीचर्स करते हैं और इससे वहां एग्जाम लेने का तरीका छात्र के हिसाब से ही केंद्रित होता है। फिनलैंड में पढ़ाई के लिए 7 साल की उम्र से शुरुआत होती है। 16 साल की उम्र तक कोई एग्जाम बच्चों को फेस नहीं करना होता। वही यही वजह है कि वहां पर ट्यूशन कल्चर बिल्कुल भी नहीं है, ना ही बच्चों में फेल होने का किसी भी तरह का कोई खौफ या डर है। पहले एनसीईआरटी ने कुछ सालों पहले गाइडलाइंस दी थी कि इवन जब आपका स्कूल चल रहा है तब भी आप छोटे बच्चों को होमवर्क ना दें और बड़े बच्चों का होमवर्क इतना हो कि वो मैनेजेबल हो। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि बच्चे की मेंटल हेल्थ का क्या होता है, क्या उसके पास एवेन्यूज हैं कि उसकी छुट्टियां हैं और वो 10 चीजें करना चाहता है, वो कहीं कुछ क्रिएटिव चीजें करना चाहता है, तो क्या आप उसको ब्लॉक तो नहीं कर रहे हैं? आप उसकी सारी स्किल्स को रोट लर्निंग पे लाके आप रोक देते हैं, जिससे बच्चे का डेवलपमेंट रुक सकता है, उसकी सीखने की संभावनाएं खत्म हो सकती है। तो हमें जो होमवर्क देना है वो ऐसा होना चाहिए जो क्रिएटिविटी को बढ़ावा दे और बच्चे मेंटली जो है वो खुश रह पाए। जैसे कि यदि आप वेस्ट को देखें, अमेरिका को देखें, इंग्लैंड को देखें, तो उन्होंने बच्चों को इतने ऑप्शंस दिए हैं और वो इतने फ्लेक्सिबल हैं कि आप समर कैंप में जा सकते हैं, आप स्कीइंग पे जा सकते हैं, आप इतनी सारी चीजें बच्चे कर सकते हैं, जिससे कि उनके ऊपर एक लोड न रहे। पूरे समय एक तलवार जो लटकती रहती है कि ये चीज पूरी करनी है और इसे देना है। अक्सर ये भी देखा गया है कि बच्चे ज्यादा होमवर्क और ट्यूशंस की वजह से बाहरी दुनिया से बिल्कुल कट ऑफ हो जाते हैं। शारीरिक और मानसिक विकास पर इसका सीधे तौर पर असर होता है। ऐसे में माता पिता को किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, ये भी हम आपको बताएंगे। ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से होमवर्क मिलना और कम मिलना सही है।
एक कि पेरेंट्स को उनको अपने साथ बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करना चाहिए जिससे कि वो थोड़ी जिम्मेदारी सीखें, घर के कामों में इन्वॉल्व हों, खुले आसमान के नीचे खेलें, क्योंकि गर्मियां हैं इसलिए बहुत अर्ली मॉर्निंग या फिर शाम को ही बच्चे बाहर निकल सकते हैं, तो उनको समय मिल जाए। अगर बहुत ज्यादा होमवर्क मिलेगा तो वो बाहर खेलने नहीं जा पाएंगे और पेरेंट्स को भी लगेगा कि उनको ज्यादा होमवर्क मिला है, इसलिए उनको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करना सही नहीं है। दूसरा, उनको नए दोस्त बनाने का मौका मिलना चाहिए। अगर वो घर में ही और सिर्फ होमवर्क करेंगे तो अपने से कम उम्र के और बड़ी उम्र के बच्चों के साथ दोस्ती, अंडरस्टैंडिंग, शेयरिंग कैसे सीख पाएंगे। और तीसरा कि बच्चों को छुट्टियों का होमवर्क अगर कम मिलेगा तो ही वो कुछ क्रिएटिव ऐसा कर पाएंगे जो आउट ऑफ द बॉक्स हो। लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स क्रिएटिविटी, आउट ऑफ द बॉक्स खेलना और उनका पैशन का एक तरह से एक्सप्लोर करना, वो सब चीजें हम बहुत समय मिलने पर ही कर पाएंगे। और पेरेंट्स को ज्यादा से ज्यादा ये ध्यान रखना है कि बच्चे इन दिनों में किसी भी ऐसी एक्टिविटी में ना पड़ जाएं जिसकी वजह से उनको रिग्रेट करना पड़े। तो हमें उनके ऊपर नजर भी रखनी है और उनको जिम्मेदारी भी देनी है, और हाँ, उनको अप्रिशिएट करना और उनको ट्रीट देना नहीं भूलेंगे। चलिए बढ़ते आगे, अब आपको मध्य प्रदेश लिए चलते हैं, जहां रायसेन जिले की पुष्पलता जैन की चर्चा आजकल पूरे जिले में हो रही है, प्रदेश में हो रही है। हालांकि वो अब हमारे बीच नहीं, लेकिन उन्होंने जाते जाते 11 लोगों को नया जीवन दान दिया, और वो भी अपने अंगों को दान करके। 62 साल की पुष्पलता जैन के निधन के बाद उनकी अंतिम यात्रा बहुत धूमधाम से निकाली गई, जिसमें परिवार वालों के साथ अस्पताल का पूरा स्टाफ और जिले के गणमान्य लोग भी शामिल हुए। बैंड बाजा और तालियों की गड़गड़ाहट के बीच ये शव यात्रा है पुष्पलता जैन की। जिनकी 5 मई को अचानक तबीयत बिगड़ी और फिर उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों की लाख कोशिशों के बाद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका। इसके बाद पुष्पलता के घर वालों ने एक एनजीओ की मदद से देहदान का निर्णय लिया। मेरी बहन जो है पुष्पलता जैन, जिनका अभी ब्रेन हेमरेज हो गया था, उसके बाद डॉक्टरों ने बंसल हॉस्पिटल में ब्रेन डेड घोषित कर दिया, तो उनके परिवार वालों ने ये साहसिक निर्णय लिया कि उनके अंग दान करके 11 लोगों को जीवन दिया है। रायसेन के उदयपुरा में 1 अक्टूबर 1961 को जैन परिवार में जन्मी पुष्पलता जैन के अंगदान से 11 लोगों को नया जीवन मिला है। इस बात की जानकारी जैसे ही लोगों को लगी, हर आम और खास उनकी अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचा। फूलों से अस्पताल का गलियारा सजाया गया। उसके बाद बैंड बाजे के साथ उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई, जिसमें शामिल लोगों ने पुष्पलता के घरवालों के इस फैसले की तारीफ की। उनके अंगदान के कारण, ये जो साहसिक निर्णय उनके परिवार ने लिया, उसके कारण आज 11 लोगों को नया जीवन मिला है। किसी को किडनी, किसी को लंग्स, किसी को लीवर। इन अंगदान के कारण 11 लोगों की दुनिया रोशन हुई है। तो मैं उस सबसे पहले वो पूरे परिवार की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं, जिन्होंने इतना साहसिक निर्णय लिया। उनकी शुरू से प्रवृत्ति धर्म के प्रति बहुत अगाध श्रद्धा थी। जिस कुल में उन्होंने जन्म लिया, उस कुल के हिसाब से उन्होंने अपना जीवन जिया। हमेशा जियो और जीने दो की भावना से वह जीती रही, और अंत में उन्होंने जो किया उससे पूरा समाज, पूरा उदयपुरा नगर, पूरा देश गौरवान्वित है। उन्होंने अपने अंगदान करके इस मानव जाति का नाम रोशन किया है। अंगदान को महादान कहा गया है, क्योंकि मौतों का आंकड़ा ये बताता है कि अगर 100% अंगदान किया जाए तो अंग की कमी से होने वाली मौतों पर काबू पाया जा सकता है, और हर साल लाखों लोगों को नया जीवन दिया जा सकता है। 62 साल की पुष्पलता जैन और उनके परिवार वालों ने ऐसा ही करके 11 लोगों के जीवन में खुशियां लौटाई हैं।
रायसेन से रवीश पाल सिंह, गुड न्यूज टुडे। ऑर्गन डोनेशन यानी कि अंगदान को लेकर आम लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 13 अगस्त को वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे मनाया जाता है। पिछले कुछ सालों से भारत में भी अंगदान ने सैकड़ों लोगों की जान बचाई है और इसमें अहम भूमिका निभाई है, जिससे एक बात तो साफ है कि ऑर्गन डोनेशन जरूरतमंदों के लिए जीवन का सबसे बड़ा और कीमती उपहार है। जिनके अंग की बीमारी अंतिम अवस्था में हो, फिर भी ट्रांसप्लांट यानी कि प्रत्यारोपण के जरिए उनकी जिंदगी बचाई जा सकती है, लेकिन इसके लिए ऑर्गन की जरूरत पड़ती है, जिससे दान करने वालों को ऑर्गन डोनर कहते हैं, जबकि अंग पाने वालों को मेडिकल साइंस की भाषा में रेसिपिएंट कहा जाता है। ज्यादातर मामलों में ऑर्गन डोनर रेसिपिएंट की जान बचाने के लिए ही किया जाता है, ताकि गंभीर बीमारी या फिर चोट की वजह से, खराब हो चुके अंगों की वजह से उसकी जान न जाए। एक इंसान के अंगदान से 8 लोगों की जिंदगी बच सकती है, यानी कि अमूल्य जीवन के लिए ऑर्गन डोनेशन को लेकर जागरूकता बेहद जरूरी है। हालांकि ऑर्गन डोनेशन की प्रक्रिया इतनी आसान भी नहीं है और हर इंसान ऐसा कर भी नहीं सकता, क्योंकि ऑर्गन डोनेशन के लिए पहली शर्त व्यक्ति का खुद स्वस्थ होना है। ऑर्गन डोनर को एचआईवी, कैंसर, डायबिटीज, किडनी या फिर दिल से जुड़ी कोई भी बीमारी नहीं होनी चाहिए, हृदय रोग से भी पीड़ित नहीं होना चाहिए। ऑर्गन डोनर को 2 तरह से ऑर्गन डोनेट किया जा सकता है। पहला तो ब्रेन डेड इंसान, यानी कि जिसके ब्रेन के दोबारा काम करने की कोई भी संभावना नहीं रहती, ऐसे मरीज को ही डॉक्टर की तरफ से ब्रेन डेड घोषित किया जाता है और ऐसे मामलों में पहले से डोनर के रूप में रजिस्टर होने पर या फिर परिवार के चाहने पर अंग जरूरतमंदों को दान किए जा सकते हैं। जबकि दूसरा लिविंग डोनर होता है, यानी कि अंग दान करने वाला जीवित होता है, वो अपने पारिवारिक सदस्य या फिर किसी जरूरतमंद के लिए किडनी, लिवर के एक छोटे से हिस्से या फिर बोन मैरो को डोनेट कर सकता है। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि ब्रेन डेड साबित होने या फिर मौत के बाद कितने घंटे और कौन सा अंग ट्रांसप्लांट किया जाना चाहिए, और ये हो सकता है। किडनी की अगर हम बात करें तो 6 से 12 घंटे में ही ट्रांसप्लांट हो जाना चाहिए। इंसानी जीवन के लिए बेहद अहम लिवर का भी 6 घंटे में ही प्रत्यारोपण किया जाना चाहिए। अगर हम हृदय की बात करें, दिल की बात करें, तो ब्रेन डेड होने के 4 घंटे के अंदर अंदर ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए। ऑर्गन डोनेशन के 4 घंटे के अंदर फेफड़ों का प्रत्यारोपण भी करना जरूरी है। 24 घंटे के अंदर ही ब्रेन डेड इंसान से जरूरतमंद मरीज के पैनक्रियाज यानी कि पाचक ग्रंथि को भी ट्रांसप्लांट हो जाना चाहिए। टिश्यू यानी कि उत्तर के ट्रांसप्लांट के लिए 5 साल का वक्त मिल जाता है। जन्म से लेकर 65 साल तक के व्यक्ति जिन्हें ब्रेन डेड घोषित किया जा चुका हो, उनका ऑर्गन डोनेशन किया जा सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और चीन के बाद भारत तीसरा ऐसा देश है जहां किडनी या फिर दूसरे अंगों का ट्रांसप्लांट सबसे ज्यादा होता है। पिछले साल यह आंकड़ा ग्लोबल ऑब्जर्वेटरी ऑन डोनेशन एंड ट्रांसप्लांटेशन ने जारी किया था। विदेशों से भी बड़ी संख्या में रोगी यहां पर आते हैं और ट्रांसप्लांट करवाते हैं, और इसी साल केंद्र सरकार ने ऑर्गन डोनेशन और ट्रांसप्लांट के लिए 1 नेशन 1 पॉलिसी लागू करने का फैसला किया। जीवन जीने के अधिकार को ध्यान में रखते हुए यही पॉलिसी तैयार की गई है। 65 साल से अधिक आयु के लोगों के ऑर्गन लेने पर लगी पाबंदी भी हट चुकी है। अब किसी भी उम्र का व्यक्ति ऑर्गन लेने के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। अलग अलग राज्यों में लगने वाली 5 से 10 हजार की रजिस्ट्रेशन फीस को भी खत्म किया जा चुका है। ऐसे में भारत में हर साल लगभग 5 लाख लोगों को अंग प्रत्यारोपण की जरूरत होती है, और अगर वक्त पर ऐसे लोगों को अंग नहीं मिले तो फिर उनकी जिंदगी को खतरा पैदा हो जाता है। केवल एक जीवित रहने के लिए इलाज में उनका काफी समय बीता है, और ये लोग बच्चों से लेकर बुजुर्ग कोई भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण तेजी से हो रहा है। दिसंबर 2023 तक मंदिर का प्रथम तल बनकर तैयार हो जाएगा। साल 2024 के पहले महीने में रामलला भव्य मंदिर के गर्भगृह में विराजमान भी हो जाएंगे। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण का नया वीडियो सामने आया है, और इस वीडियो को श्री राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है। इस वीडियो में मंदिर का निर्माण कैसे हो रहा है इसको दिखाया गया है। मंदिर की छत कैसी बन रही है,
ये भी दिखाया गया है और मंदिर के प्रथम तल का निर्माण कितनी तेजी से हो रहा है इसको भी इसमें दर्शाया गया है। इससे पहले भी कई बार श्री राम मंदिर के निर्माण को लेकर समय समय पर तस्वीरें जारी की गई हैं। चंपत राय पहले ड्रोन कैमरे से खींची गई मंदिर निर्माण की तस्वीरें भी शेयर कर चुके हैं। कल यानी कि 14 मई को भी चंपत राय ने मंदिर निर्माण की तस्वीरें शेयर की थी और बताया था कि छत का 60% काम पूरा हो चुका है। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।